Good morning, student. In previous lecture, we have discussed about that how we can say that what is the factors that responsible for the genetic material is the DNA. कि जो DNA है वो जेनेटिक मटेरियल है, वो हमने डिफाइन किया हुआ है और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द RNA वर्ल्ड. अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उन सभी में हम सिर्फ ओनली RNA के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द RNA क्या है, RNA के फंक्शंस क्या क्या हैं और RNA के टाइप्स क्या हैं. फ्रॉम foregoing discussions an immediate question becomes evident which genetic material, the first genetic material. देखो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल की सबसे पहले जब सेलुलर कंपोजिशन बननी स्टार्ट हुई, सेल की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था कि सबसे पहले DNA बना या RNA बना. सो with going the development the cellular structure starting में हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोट सेल्स. फिर उसके बाद हमने यूकैरियोट्स पढ़ा तो वहाँ न्यूक्लियस की कंपोजिशन हो गई. सो फर्स्ट है कि विच इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. जो RNA जो होता है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है. नेक्स्ट इट शैल बी डिस्कस इन डिटेल्स इन द चैप्टर ऑन केमिकल इवोल्यूशन. जो केमिकल इवोल्यूशन है उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. जो RNA है वो कैसे बना. बट ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट पॉइंट्स. लेकिन यहाँ हम उसको सिर्फ हाईलाइटिंग फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. RNA वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. कि RNA जो होता है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है. क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या होता है MCQ टाइप के लिए. देखो जो सेल कंपोजिशन होती है ना, तो उससे पहले जो सेलुलर स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोट का, उससे पहले प्लाज्मा बनता है. प्लाज्मा एक ऑर्गेनिक कंपोजिशन है. इवोल्यूशन के अंदर हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं कि जो अर्थ की एनवायरमेंटल कंडीशंस थी, कि बिफोर लाइफ जो अर्थ की एनवायरमेंटल कंडीशंस थी उसमें सभी कंपोनेंट इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं. लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है और लाइटनिंग की वजह से, जो थंडर लाइटनिंग है उसकी वजह से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर चेंज हो जाते हैं. और वही हाइड्रोकार्बन्स प्रोप्लाज्मा यानी सेलुलर स्ट्रक्चर से पहले की जो कंडीशन है उसको फॉर्म करते हैं. उसके बाद फिर प्रोकैरियोट्स बनते हैं. एंड देन विद टाइम ड्यू टू इवोल्यूशन, की इवोल्यूशन होता रहता है, उसके अंदर चेंज आएगा और उसकी वजह से फिर प्रोकैरियोट कन्वर्ट हो जाते हैं यूकैरियोट्स के अंदर. तो इस तरह का ये इवोल्यूशन के अंदर होता है, केमिकल इवोल्यूशन के अंदर. देयर इज नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस. अब हमारे पास काफ़ी एविडेंस है दैट रिलेटेड टू द अर्लियर लाइफ प्रोसेस. और एसेंशियल जो लाइफ प्रोसेस जो होते हैं, जो एसेंशियल हैं, मोस्ट नीडेड हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, इवोल्व अराउंड द RNA. ये जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, ट्रांसलेशन है, स्प्लाइसिंग है, वो सभी RNA की वजह से होती है या RNA की अराउंड होती है. तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं RNA वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. RNA used to act as genetic material as well as catalyst. There are some important biochemical reactions in living system that are catalyzed by RNA. Catalysts are not by protein enzymes. देखो RNA मैंने बताया था, RNA में सेकंड पोजीशन के पेंटोज शुगर जो है, राइबोज शुगर, उसमें सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप होता है जो हाईली रिएक्टिव है. और इसी वजह से RNA यूज टू एक्ट ए जेनेटिक मटेरियल. वो जेनेटिक मटेरियल तो है ही क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन सेव होती है. एज वेल एज द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट इसलिए है बिकॉज द सेकेंड पोजिशन हैविंग द हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप एंड इट्स हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल है. ये अनस्टेबल है तो हाईली रिएक्टिव होगा, इसी वजह से इसको एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं. बट RNA बीइंग ए कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव. RNA कैटलिस्ट है जो हाईली रिएक्टिव है और यही रीजन है कि इट्स
अनस्टेबल, और ये अनस्टेबल हो जाता है। Therefore, DNA has evolved from the RNA with chemical modifications that make it more stable. और जो RNA है उसी से DNA बना है। इवोल्यूशन का ट्रेंड जब हम देखेंगे तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आया RNA, फिर बनता है DNA, और DNA इज द मोर स्टेबल देन RNA। की जो DNA है वो RNA से ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ सेकेंड पोजीशन पे ओनली H प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, तो वहाँ कोई रिएक्टिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। डीएनए बीइंग डबल स्टैंडर्ड, और ये डबल स्टैंडर्ड है, 2 स्टैंड हम पढ़ चुके हैं डीएनए के अंदर। एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड फर्दर रजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग ए प्रोसेस ऑफ रिपेयर, और जब 2 स्टैंड सेपरेट हो जाते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड आ जाएंगे, कि उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगी, ताकि वो फिर से सिंगल से डबल स्टैंड के अंदर फॉर्म हो जाए। क्योंकि डीएनए की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, वो हर कंडीशन में स्टेबल रहना पसंद करता है। जैसे हम उसको सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करेंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट्री आके जुड़ जाएंगे और फिर से डबल में हो जाएगा। इस तरह जो क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता, कॉपी बनती है, तब यही होता है कि डीएनए के दोनों स्टैंड की कॉपी बन जाएगी, उन दोनों की रेप्लिका बनेगी, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड आएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे, वो रेप्लिका होती है। दैट उसको हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन, द फर्स्ट प्रोसेस इन द आरएनए वर्ल्ड, दैट इज रेप्लिकेशन। जो फर्स्ट है वो क्या है, रेप्लिकेशन। आरएनए का स्ट्रक्चर मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, राइबोज शुगर होती है, सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप होता है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्कस करेंगे इन द टाइप ऑफ आरएनए की जो टाइप्स होती हैं, mRNA, tRNA, rRNA, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है मेकिंग ए कॉपी, की कॉपी बनाएंगे हम। देखो हमारे पास जो डीएनए है वो डबल हेलिकल है, तो यहाँ जब कॉपी बनेगी रेप्लिकेशन की तो उसके टाइप्स होते हैं कि वो किस टाइप से रेप्लिकेशन हो रहा है वहाँ पर। ये रेप्लिकेशन का मीनिंग होता है दिस इज द यूनिक प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए यूजिंग existing DNA as a template for synthesis of new DNA strand is called DNA replication। कि जो पेरेंट डीएनए है उसी को यूज कर एक नया डीएनए हम उसका फॉर्म करेंगे, एक कॉपी बनाएंगे हम उसकी, आइडेंटिकल कॉपी यूजिंग द पेरेंट डीएनए। जो पेरेंट डीएनए होता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट, और जो नया डीएनए बनेगा वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। वाइल प्रोपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जब डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था, उन्होंने एक स्कीम प्रपोज की फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, कैसे होता है, टू क्योर देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट एज इट्स फॉलो, कि उन्हें ओरिजिनली क्या कहा, it was not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material। कि उन्होंने इट इज़ नॉट एस्केप आवर नोटिस, कि उन्होंने उनके नोटिस से ये चीज़ बाहर नहीं गई कि दैट स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेट, कि उन्होंने जो पॉसिबल पेयरिंग दी थी ना, कि सॉरी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ी हुई होती है दोनों स्ट्रैंड्स, तो इसके साथ साथ क्या होता है, इमीडिएटली सजेस्ट ए पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म, कि वहाँ डीएनए की कॉपी का एक मैकेनिज्म भी फॉलो होता है। उन्होंने सिर्फ ओनली डायग्राम जो था या उसका जो स्ट्रक्चर था वो डिस्कस नहीं किया था, उन्होंने साथ में ये भी नोटिस किया कि डीएनए के अंदर एक कॉपिंग मैकेनिज्म भी फॉलो होता है। The scheme suggests that two strands would separate and act as a template for the synthesis of a new complementary strand। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो ओरिजिनल स्टैंड है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है for the new complementary strand। After the completion of the replication, जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand।
कि जब रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा तो उसमें क्या होगा, एक डीएनए की से दो डीएनए बनेंगे, दोनों डीएनए के अंदर क्या होगा, एक स्ट्रैंड पेरेंट होगा, एक नीव होगा। उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी मीन्स हाफ, कि वहाँ कंजर्वेशन जो डीएनए का वो हाफ है। हाफ कैसे है, देखो इस मॉडल में जब हम ये डायग्राम पढ़ते हैं, आपको सिर्फ यहाँ तक ध्यान देना है। देखो ये है पेरेंट डीएनए, जिसको टेम्पलेट बोलते हैं। अब टेम्पलेट डीएनए की जब कॉपी बनेगी तो कॉपी बनाने से पहले क्या होगा कि प्रोसेस होता है टू रिमूव द हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड अनकोइल द डबल स्ट्रैंड, कि हमें जो कोइलिंग हो रखी है डबल स्ट्रैंडेड की, इसको रिमूव करना है। जब हम कोइलिंग रिमूव करेंगे तो यहाँ जो पेरेंट डीएनए था वो अलग हो गया, देखो ये वाला, दिस वन, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। ये पेरेंट डीएनए है। देखो जैसे ये सेपरेट हुए, इसके साथ एक डबल स्ट्रैंड, ये वाला जो ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है, ये वाला स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो गया। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। पहले डबल हेलिकल, फिर सिंगल हेलिकल हुआ, और फाइनली फिर से क्या हो गया, डबल हेलिकल। तो यहाँ देखो जो हाफ स्ट्रैंड है, जो रेड कलर का स्ट्रैंड जो है यहाँ पे दिखा रखा है, वो पेरेंट से आया, लेकिन जो ब्लू कलर का वो न्यू है। तो यानी जो डीएनए की कॉपी बनी उसके अंदर हाफ ओरिजिनल पेरेंट है और हाफ न्यू स्ट्रैंड है। तो इट्स नोन एज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मीन्स हाफ कंजर्वेशन, कि यहाँ डीएनए हाफली सिक्योर है। अब नेक्स्ट इसमें कि प्रूफ की रीडिंग क्या है, द एक्सपेरिमेंटल ऑफ प्रूफ, कि कैसे ये प्रूफ होता है कि डीएनए के अंदर कॉपी मैकेनिज्म फॉलो होता है और कैसे। इट इज़ नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। ये प्रूफ हो चुका है कि डीएनए जो रेप्लिकेट करता है वो सेमी कंजर्वेटिवली करता है। इट वाज शोन फर्स्ट इन द इकोलाई एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिजम्स, कि सबसे पहले किसके अंदर, इकोलाई के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सच एज प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल्स, दोनों के अंदर, प्लांट सेल के अंदर भी और ह्यूमन सेल के अंदर भी। मैं देखो यहाँ एक अंदर साइंटिस्ट है, दैट इज मैथ्यू मेसलनसन एंड फ्रैंकलिन स्टेल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन 1958। उन्होंने 1958 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टू बी आइडेंटिफाई दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज द मोड ऑफ सेमी कंजर्वेटिव टाइप, कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। फर्स्ट उन्होंने क्या किया, दे ग्रो ई कोलाई इन ए मीडियम कंटेनिंग NH4Cl। देखो यहाँ उन्होंने ये कंपोजिशन ली। हेयर द N15, जो N15 है नाइट्रोजन, वो एक आइसोटोप है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशंस, कि मैनी जनरेशंस तक ये नाइट्रोजन को प्रोवाइड कराता रहेगा। द रिजल्ट वाज दैट N15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। अब देखो नाइट्रोजन क्या बनाती है, बेस पेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो N15 है उसने बेस बनाई, और बेस क्या बनाएगा, डीएनए। तो जो नया डीएनए बनेगा उसके अंदर N15 वाली नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगल इन ए सीसियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, क्योंकि देखो N15 जो होता है वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता, तो इसलिए यहाँ उसको डेंसिटी के अकॉर्डिंग ही सेपरेट किया जाता है। ठीक है, जो नया डीएनए है, जो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल जिसके अंदर नाइट्रोजन 15 प्रेजेंट होती है, वो उसको सेंट्रीफ्यूगल किया जाएगा सीसियम क्लोराइड के साथ, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग हो गई, इसलिए वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। Then they transfer to the cells into a medium with normal NH14Cl। अब उन्होंने इस वाले मीडियम के अंदर उनको ट्रांसफर कर दिया। Took samples at the various definite time intervals as the cell multiply। जैसे जैसे सेल मल्टीप्लाई करती जाएंगी उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। Extracted the DNA that remain as double stranded helix। जो DNA उन्होंने अब एक्सट्रैक्ट किया वो डबल स्टैंडर्ड हेलिकस है।
हेलिक्स की फॉर्मेशन में है। Various samples were separated independently on cesium chloride gradient to measure the density of the DNA। उन्होंने डीएनए की डेंसिटी को चेक करने के लिए फिर से सीशियम क्लोराइड के साथ उसको इंडिपेंडेंटली मेजर किया। कैन यू रिकॉल व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज दैट थिंक व्हाई ए मॉलिक्यूल विद हायर मास डेंसिटी शुड बी सेडिमेंट फास्टर। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये राउंड राउंड सर्कल जो होता है ना, उसके अंदर घुमाना होता है। आपने फिजिक्स के अंदर ये अच्छे से पढ़ा होगा। तो जो हायर डेंसिटी है वो लो रह जाएगी, और जो लाइट वेट है वो ऊपर निकल जाएंगी, बाहर की तरफ निकल जाएंगी। तो इस वजह से दोनों डेंसिटी डिफरेंट वाले सेपरेट हो जाते हैं। देखो यहाँ फर्स्ट हमने स्ट्रक्चर पढ़ा N15 DNA, जिसके पास नाइट्रोजन 15 जो NH4Cl क्लोराइड वाला जो केमिकल कंपोजिशन थी, उसके अंदर हैवी आइसोटोप था, नाइट्रोजन था। अब ये डीएनए के साथ बाइंड हो गया। अब देखो फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ जो पेरेंटल डीएनए है वो हाफली डिवाइड हो गया। जो रेड कलर है ठीक है वो N15 है, और जो ब्लू कलर जो लाइट ग्रीन कलर है दैट इज N14 डीएनए फर्स्ट जनरेशन के अंदर। जब सेकंड जनरेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ देखो क्या होगा। देखो जो सिंपल सी बात है, यहाँ ये समझो कि पहले जो N15 डीएनए है उसके अंदर स्टैंड कैसे हैं, दोनों N15 है, दोनों स्टैंड सेपरेट हो गए, हाफ N15 वन साइड एंड हाफ अनदर साइड। जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा वो N14 का बना। अब हम सिर्फ इस वाले केस को अगर देखें तो इसमें से दो टाइप के डीएनए बनेंगे, दो स्टैंड अलग होंगे, एक ब्लू वाला जो ग्रीन वाला है वो, एक रेड वाला। रेड वाले के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री आएगा वो रेड से अलग आएगा, ठीक है, तो वहाँ N15 आ जाएगा। लेकिन जो ग्रीन है उसके अंदर N14 ही रहेगा जनरेशन सेकंड के अंदर, क्योंकि वहाँ जो जनरेशन्स आएंगी उसके अंदर क्या होगा बेसिकली कि जो मीडियम हम ले रहे हैं वहाँ नाइट्रोजन 14 जो है वो नाइट्रोजन कॉन्टिन्यूटी में प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ N15 यानी नाइट्रोजन बाइंड नहीं होगी। तो सेकेंड जनरेशन में क्या आएंगे, एक डीएनए इस टाइप का हो गया, एक दो इस टाइप की, दोनों N14 आइसोटोप टाइप हैं। 2 एक में स्टैंड 15 का है, एक में 14 का है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो ये दोनों इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। देखो जो ओनली रेड है दैट्स हैवी आइसोटोप, जिसमें दोनों हैं वो हाइब्रिड कहलाएगा। और ये दोनों अगर N14 है, N15 वो लाइट एंड हाइब्रिड। वो क्यों होता है, बिकॉज thus the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 मीडियम, जब हम मीडियम चेंज करते हैं ना, N15 वाला मीडियम था उसको हमने चेंज कर दिया N14 वाला 14N वाले में, दैट इज आफ्टर 20 मिनट्स इकोलाई के अंदर, क्योंकि इकोलाई के अंदर जो डिवीजन होता है वो 20 मिनट्स में डिवाइड करती हैं सेल्स, इसलिए यहाँ 20 मिनट्स का टाइमिंग दिया हुआ है। हैड ए हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी। देखो ये जो है ना हैवी हाइब्रिड लाइट हाइब्रिड, ये डेंसिटी है कि डेंसिटी डिफरेंस है उन डीएनए के अंदर। जब हम नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे, देखो फर्स्ट जनरेशन 20 मिनट्स में, तो सेकंड क्या आएगी 20 और प्लस हो जाएंगे, ये टोटल 40 मिनट्स के अंदर। सेकंड जनरेशन वाज कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड ऑफ लाइट डीएनए। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें N14 भी है और N15 भी। इफ E. coli was allowed to grow for 80 minutes then what would be the proportion of light and hybrid density of DNA molecule। अगर हम 80 मिनट्स तक लेके जाएंगे तो जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब डिवीजन होगा तो वहाँ लाइट बैंड फर्दर डिवाइड हो जाएंगे। Very similar experiment involving use of radioactive thymidine to detect distinctions of newly synthesized DNA in the chromosome was performed on Vicia faba, the faba beans
ये फावा बीन्स जो होता है वो एक नाम है, बाय टेलर एंड क्लिक्स इन 1958। जो फावा बीन्स ये टाइप है बीन्स की जिसको विक्सिया फावा बोलते हैं, उसके ऊपर परफॉर्म किया था 1958 में। वो तो ये लोग इकोलाई के अंदर था, वो रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। यहाँ उन्होंने रेडियो एक्टिविटी यूज की थायमिन कि थायमिन जो था उसको रेडियो लेबल कर दिया, फिर पता लगाया कि ये थायमिन किस स्टैंड में जा रहा है। अगर वो पेरेंटल में प्रेजेंट है तो वो दोनों में प्रेजेंट होगा, अगर दोनों में प्रेजेंट है नेट डॉटर के अंदर या टाइम कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर, तो इसका मतलब है कि डीएनए हाफ कंजर्वेशन शो कर रहा है, यानी सेमी कंजर्वेटिव। यहाँ जो हैवी कंडीशन थी, देखो जो हाइब्रिड कंडीशन हम बोले ना, वो हाइब्रिड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर दोनों है, N15 भी N14 भी हाफली हैं, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ N15 आया और हाफ N14, इसका मतलब हाफली डीएनए ओरिजिनल हाफ वो पेरेंट्स के अंदर ही रह गया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव में क्या होता है, कंजर्वेटिव में अगर मान लो हम इसी का कंजर्वेटिव फॉर्म देखें तो इसी की कॉपी बन जाएगी एज इट इज़ सेम, इस तरह से कॉपी बन जाएगी एज इट इज़ सेम कॉपी, कोई नया कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ये दोनों स्टैंड अलग होंगे, दोनों की एक कॉपी बनेगी, और फिर जो पेरेंट थे वो वापस फिर से बाइंड हो जाएंगे और नए वाले स्टैंड फिर से आपस में बाइंड कर जाएंगे। तो सेमी कंजर्वेटिव में हाफली स्टैंड रहेगा, पेरेंट्स का इन्वॉल्व होता चला जाएगा। देखो फर्दर अगर इसके अंदर डिवीजन होगा तो क्या होगा, ये स्टैंड फिर से अलग हो जाएंगे, ये वाले हैं ये भी अलग हो जाएंगे। ऐसे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन चलता रहता है, लेकिन वहाँ पेरेंट हाफली इंट्रोड्यूस होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव में क्या होगा कि वहाँ पर पेरेंट्स अपनी कॉपी बनाएगा एज इट इज़, बट ओरिजिनल फॉर्म में वहाँ प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ कॉपी आगे परफॉर्म होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। The experiment proved that DNA in chromosome also replicates semi-conservatively form, कि जो DNA है वो क्रोमोसोम के अंदर जो डिवीजन होगा, सेल डिवीजन, उस टाइम पे एस फेज के अंदर होता है रेप्लिकेशन, सिंथेटिक फेज के अंदर जहाँ डीएनए की अमाउंट इंक्रीज करनी होती है, तो वहाँ वो सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में होगा। Now we are going to discuss about the most important point of the replication, that is machinery and the enzymes, कि रेप्लिकेशन होता कैसे है। रेप्लिकेशन का हमने पढ़ लिया कि एग्जैक्ट एक आइडेंटिकल कॉपी बनती है, लेकिन कॉपी बनती कैसे है। उसके लिए एक मैकेनिज्म होता है रेप्लिकेशन का, मशीनरी होती हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो देखो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि क्या हमें चाहिए। इन ए लिविंग सेल सच एज ई कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स ए सेट ऑफ कैटालिस्ट। जैसे अगर हम एग्जांपल ले ई कोलाई के अंदर, तो ई कोलाई के अंदर जो रेप्लिकेशन हो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कैटालिस्ट की, जो रेप्लिकेशन को एक्टिवेट करेंगे, उसको कंटिन्यूटी में रखेंगे। द मेन एंजाइम इज रेफर टू ए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट्स को कैटालिस्ट करता है। सिंस इट इज यूजेज ए डीएनए टेम्पलेट टू कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखो जो न्यूक्लियोटाइड्स नए, देखो जो पेरेंट डीएनए है, मान के चलो हमारे पास ये पेरेंट डीएनए है, अब इसमें दो स्टैंड बन गए नए, जब सेपरेशन होगा, अगर हमें इसके साथ नया स्टैंड बनाना है तो हमें क्या चाहिए, हमें नए वाले के साथ नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ने हैं उसके पास। तो नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का जो काम होता है वो डीएनए पॉलीमरेज का होता है। दिस एंजाइम आर हाईली एफिशिएंट एंजाइम दैट दे हैव टू कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। कि जो ये जो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये पॉलीमराइजेशन, पॉली मीन्स मल्टीपल, मराइजेशन मतलब है यूनिट्स
कि मल्टीपल यूनिट्स को एक साथ जोड़ता चला जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स की इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। ई कोलाई के अंदर जो बेस पेयर है 4.6 इंटू 10⁶, इतने बेस पेयर जो हैं वो 18 मिनट्स में रेप्लिकेट होके जुड़ जाते हैं नए स्ट्रैंड पे। जो टेम्पलेट है उसके साथ नया कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा तो 18 मिनट के अंदर 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो यहाँ होता है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 80 मिनट्स, यानी वो सिर्फ 18 मिनट में इतने बेस पेयर्स को जोड़ देते हैं। अगर हम इसको एवरेज निकालें पर सेकंड तो इट्स नियरली अबाउट 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड। ये जो रेट है वो क्या निकल के आएगी, 2000 बेस पेयर पर सेकंड। नॉट ओनली टू द हाई डिग्री ऑफ ओनली टू द पॉलीमराइजेशन हैव टू बी फास्ट। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ये फास्टली होता ही रहेगा, नहीं, इट्स विद द एक्यूरेसी, with 100 nearly 100% accuracy. Not only do the polymerase have to be fast, but they also have a catalyst the reaction with high degree of accuracy. ये बहुत ही हाईली एक्यूरेट होता है ये प्रोसेस। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इन म्यूटेशंस। देखो अगर कोई भी बेस पे गलत जुड़ गया, मान लो पेरेंटल के ऊपर ये है, ये हमारा पेरेंट डीएनए है, जब हम इसकी कॉपी बना रहे हैं तो हमें नया कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए। मान लो यहाँ क्या जी आना चाहिए था लेकिन आ गया ए। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज ए मिसलीडिंग इज है, यहाँ गलती हो गई, मिस्टेक आ गई, तो इस मिस्टेक को रिपेयर किया जाता है। अगर रिपेयर नहीं होगा तो ये नए टाइप के अमीनो एसिड्स को कोड करेगी, या जो अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट है उसको रिकॉर्ड नहीं करेगी। तो उस केस में क्या होगा, नया कैरेक्टर शो होगा, दैट्स कॉल्ड म्यूटेशन। फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। अब देखो ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। तो उसके लिए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व ड्यूल पर्पज। देखो न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं, ट्राइफॉस्फेट वो होते हैं, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जुड़ी होती हैं, सब 3 फॉस्फेट जुड़ी होती हैं, वो ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन एडिशन टू एक्टिंग एज ए सबस्ट्रेट। देखो जो न्यूक्लियोसाइड है उसको जाके बाइंड भी होना है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो ट्राइफॉस्फेट है वो एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। द 2 टर्मिनल फॉस्फेट्स इन ए डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आर हाई एनर्जी फॉस्फेट्स सेम एज इन द केस ऑफ एटीपी। जैसे एटीपी में होता है ना एडिनो ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट जो होती हैं वो एनर्जी रिलीज करती हैं, वो एनर्जी पैकेट्स होती हैं। उसी तरह से जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट हैं, उसमें से देखो जो हम ट्राई बनाएंगे, उसमें जब न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे तो वहाँ पे तो एक फॉस्फेट बाइंड होगी राइबोज के साथ, जो पेंटोज शुगर है उसके साथ, या डीऑक्सी राइबोज के साथ, लेकिन रिमेनिंग 2 क्या करेंगी, एनर्जी को प्रोवाइड कराएंगी एज ए एटीपी। जैसे एटीपी एनर्जी प्रोवाइड कराती है, उसी तरह से जो ट्राइफॉस्फेट जो है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, उनमें से जो 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं वो भी यही काम करेंगे, वो उससे डिटैच हो जाएंगे और हाईली एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि रेप्लिकेशन जो है वो हाईली एक्सपेंसिव होता है, इट्स नीड्स हाई एनर्जी। जो नेक्स्ट है इसमें कि हाउ द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस, कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, उसके लिए कुछ एंजाइम्स रिक्वायरमेंट होती हैं, सबस्ट्रेट रिक्वायरमेंट होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे कि हाउ द डीएनए इज रेप्लिकेट, ये डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है। इस टाइप का रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है। कि ये पेरेंट डीएनए है, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, ये वाले नए स्ट्रैंड बन जाएंगे, नए स्ट्रैंड बनेंगे तो एक डीएनए ये बन गया, हमारे पास एक ये बन गया। और ये प्रोसेस किसकी हेल्प से होता है, जो एंजाइम्स होते हैं उनकी हेल्प से होता है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।